हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कुमार ई स्कूल में। छोटे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हम जानेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि और लैंग्वेज का मतलब होता है अपना भाषा। ठीक है, चलो इसे हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो हमारी लाइन शुरू होती है चैप्टर की भाषा से। मनुष्य समाज में रहता है। बच्चों, हम जो मनुष्य हैं वो एक समाज में रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं। मनुष्य के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। हमारे मन में जो अलग अलग विचार आते हैं, हम उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार का भी एक माध्यम है। हम ज्ञान विज्ञान में भी भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी बातचीत के लिए केवल इसका यूज नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए भी हम इसको अपना माध्यम बनाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये भाषा की परिभाषा है, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। जब भी आप कोई बड़ा क्वेश्चन लिखोगे तो वहाँ आपकी ये परिभाषा जो है पूछी जा सकती है कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा दीजिए। तो हमारी भाषा की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये थी हमारी भाषा के बारे में हमने जाना और इसकी परिभाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या है। आगे हम पढ़ते हैं भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के रूप कितने हैं ये देख लेते हैं हम। भाषा के जो दो रूप हैं, भाषा के जो रूप हैं वो दो हैं। यहाँ हमारा स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। तो पहला है हमारा मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? ये वो होती है जब हम बोलकर किसी अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। और जब हम पेन लेकर या पेंसिल लेकर किसी कागज़ पर लिखते हैं, अपनी बुक पे लिखते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है? लिखित भाषा हो जाती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा की। पहला है हमारा मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मौखिक भाषा की परिभाषा जो है समझ आ गई होगी कि जब हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान जो है बोलकर या सुनकर करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। फिर है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये थी हमारी लिखित भाषा। आगे हम मौखिक तथा लिखित भाषा के बीच में जो अंतर है उसे स्पष्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या क्या अंतर हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे लिखित और मौखिक भाषा के अंतर की तरफ। तो वो देखते हैं हम।
तो ये है हमारा लिखित और मौखिक भाषा का अंतर, जिसमें हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा का एक साथ अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर है हमारा, मौखिक भाषा जो है आसानी से सीख सकते हैं हम। जो मौखिक भाषा है उसे आसानी से सीख सकते हैं। जब कोई सामने वाला दूसरा बोल रहा होता है तो हम उसकी नकल करके उसकी तरह बोल के इसे आसानी से सीख सकते हैं। किंतु लिखित भाषा जो है अभ्यास द्वारा ही आती है। तो हम जब लिखना सीखते हैं तो बार बार अभ्यास करते हैं, उसको अपनी लिखित को सुंदर बनाने के लिए, अपनी लिखाई को सुंदर बनाने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, अपना व्याकरण जो है उसको शुद्ध करते हैं। तो ये लिखित भाषा जो है इसके लिए हमें व्याकरण की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मौखिक भाषा जो है इसमें हम दूसरों की बातें सुनकर इसे बोलना सीख जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। ये तो था पहला अंतर। दूसरा अंतर है हमारा, मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है। तो मनुष्य जो है मौखिक भाषा में अपनी जो ध्वनियाँ हैं उनके माध्यम से अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है, बातचीत के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य जो है लिखित भाषा जब प्रयोग करता है तो वह ध्वनि चिन्हों को अंकित करता है एक कागज पेपर पर या किसी नोटबुक पर और अपने मनोभावों को और विचारों को प्रकट करता है। मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है, सांकेतिक भाषा। तो हमने पहले देखी थी कि भाषा के दो रूप थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ पर अपना एक और रूप है इसका, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसे जो लोग बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो लोग क्या है इसका प्रयोग करते हैं। जो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो इसे बोल नहीं सकते, बोलना नहीं आता जिनको, जो बोल नहीं सकते, दिव्यांग लोग जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और पहले जब इंसान ने बोलना नहीं सीखा था, भाषा का ज्ञान नहीं था, तब भी इंसान सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। तो ये भाषा का तीसरा रूप हम मान सकते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा, कि हम हाथों के इशारों से एक दूसरे को कोई बात समझाते हैं, तो सांकेतिक भाषा कहलाती है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा, हाथ की उंगलियों से या अपने आईब्रोज से, हम आंखों के इशारों से किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, तो ये हमारी सांकेतिक भाषा होती है। या ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हमारे मौखिक और लिखित भाषा के बीच में अंतर। और हमने इसके साथ ही एक भाषा और देख ली, सांकेतिक भाषा, जिसको आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी को इशारा करके, संकेत करके कोई बात समझाते हैं तो वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। आगे हमारी लिपि। लिपि क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। तो लिखित भाषा के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए, जैसे हम प ध्वनि बोलते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे हम इसे प लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ध्वनि चिन्ह हो जाता है। जब लिखते हैं तो ये ध्वनि चिन्ह बन जाता है। तो ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। किसी भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाव जो हमें पता है कि मैं प अक्षर बोल रहा हूँ, तो इसके लिए कोई एक चिन्ह निर्धारित किया गया है कि ये प है। तो ये जो चिन्ह निर्धारित किया गया है इसे हम लिपि कहते हैं। और कैसे ज्ञानी तक हमारा क्या है, लिपि है। ये जो चिन्ह अंकित किए गए हैं ये हमारे क्या है, लिपि है। आगे हम अलग अलग भाषाओं की लिपि देख लेते हैं। आगे हमें अलग अलग भाषाओं की जो है लिपि दी गई है। यहाँ पंजाबी भाषा दी गई है और इसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी है। यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको कि किस भाषा की लिपि कौन सी है। बहुत बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो रोमन है। और यहाँ हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो एक ही है, देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है।
मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है और नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो यहाँ इन भाषाओं की हमने लिपियों को भी देख लिया है। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आगे हमारी बंगाली भाषा। बंगाली भाषा की लिपि बंगला है। कश्मीरी भाषा की जो लिपि है वो शारदा है और फ्रांसीसी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। तो इन सब भाषाओं की आपको ये लिपियाँ याद रखनी पड़ेगी कि किस किस भाषा की जो लिपि है क्या क्या है। आगे हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। जब हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो व्याकरण के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। तो व्याकरण को पढ़ना, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग कर पाना असंभव है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा जब तक हमें व्याकरण का सही रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा का जो है शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। व्याकरण के माध्यम से जो है भाषा के अंदर स्थिरता आती है। एक शब्द जो है वैसा ही बना रहता है। अगर किसी भाषा की अगर व्याकरण शुद्ध रूप से व्याकरण का ज्ञान है तो शब्द जो है हमारे उनमें स्थिरता रहती है, शुद्धता रहती है और मानकता बनी रहती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। तो ये व्याकरण की परिभाषा हो जाती है यहाँ पे कि व्याकरण वह साधन है, वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। आगे हम व्याकरण के जो है रूप देख लेते हैं कितने होते हैं। व्याकरण के जो है 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंदर हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। वर्णों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं। और वाक्य विचार में हम वाक्य के शुद्ध रूप के बारे में जानते हैं। शब्दों से मेल से हमारे शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य पर विचार करते हैं हम कि वाक्य शुद्ध है या नहीं, ये देखते हैं हम। वर्ण विचार के बारे में जान लेते हैं पहले। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है कि वर्णों का जो उच्चारण है कैसे किया जाएगा। अगर मैं बोलूँ च, ये च ध्वनि है, इसको लिखने और इसको बोलने का जो तरीका है इसके ऊपर हम विचार करते हैं इसमें। तो वर्ण जो है हमारे अ से अंगा तक और क से ज्ञानी तक, इन वर्णों का हम बोलना और उच्चारण करना हम वर्ण विचार में सीखते हैं। उसके बाद है शब्द विचार। हम शब्दों को शुद्ध रूप से बोलना जो है शब्द विचार के माध्यम से सीखते हैं। इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किया जाता है कि वो शुद्ध है या नहीं है, इसके बारे में देखा जाता है। फिर है हमारा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया है या नहीं किया हुआ है, और वाक्य का जो विश्लेषण है वो करते हैं कि शुद्ध है या नहीं है। वाक्यों के भेद देखते हैं कि वो मिश्रित है, संयुक्त है या साधारण वाक्य है। ये सब हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारी व्याकरण क्या है और जाना कि व्याकरण के बिना जो है भाषा का शुद्ध रूप पढ़ पाना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव है। तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं चैप्टर में आगे क्या बचा है। मुझे लगता है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आगे हमारे क्वेश्चन है जो हम सभी चैप्टर अपनी बुक के करने के बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है अलग करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर जो है अपने उनको पढ़ते चलते हैं और ख़त्म करते चलते हैं अपने चैप्टर को। फिर चैप्टर जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपने प्रश्नों की तरफ आएंगे और चैप्टर वाइज जो है अपने प्रश्न हल करेंगे, उनको सीखेंगे। तो यहाँ पे आओ पाठ दोहराएं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आओ पाठ दोहराएं के अंदर हमें पाठ भी दोहराना है, एक बार इसको पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से पाठ समझ आ जाए।
मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ बताओ। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? फिर है हमारी मातृ हिंदी क्या है? मातृभाषा जो है हमारी हिंदी है। व्याकरण के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के 2 रूप कौन से हैं? लिखित और लैखिक और मौखिक, मौखिक और लिखित। फिर है फॉर्मेटिव अभ्यास जो है सोचो और बताओ वाला। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताएं। जो हमने अंतर किए थे वो उसके अंतर यहाँ पे आपने लिख देने हैं। शब्द विचार में किन किन विषयों पर विचार किया जाता है? तो किन किन विषयों पर शब्द विचार में विचार किया जाता है, तो ये हमें देखना है। फिर है अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली और कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी प्रश्न में आपसे इनकी जो लिपि है वो पूछी जा सकती है। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है हमारी देवनागरी है, अंग्रेजी रोमन है, पंजाबी गुरमुखी है, बंगाली बंगला। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न भी हमने देख लिए हैं और यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। और जो हमारा कुमार ई स्कूल है इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके साथ जोड़ें ताकि वो भी अपना सिलेबस जो है कवर कर सकें। धन्यवाद।